कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं नवीद खोखर। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच के हवाले से और पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन। और इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये टेस्ट मैच जारी है। पाकिस्तान के जो 11 थी उसमें जो फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया आज उस पर बात करेंगे। फास्ट बॉलिंग पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को हुआ क्या है। बांग्लादेश 400 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब हो गया है और अब ये मैच किस तरफ जाएगा और स्पेशली जो पाकिस्तान के 11 है इस टेस्ट मैच को लेके उस पर भी बात करेंगे। और बाबर आजम की इंजरी के हवाले से बात करेंगे। कहा जा रहा है कि ज़्यादा संजीदा नौइयत की नहीं है, मे बी वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होंगे। आज बात करेंगे पाकिस्तान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ की मेज़बानी करेगा और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में पहुँचेगा 23 मई को। पहला टेस्ट मैच 30 तारीख को रावलपिंडी में, दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच लाहौर में 2 और 4 तारीख को खेले जाएंगे। और भारत ने कहा है कि 2 तरफ़ा सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, अलबत्ता आलमी इवेंट के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर मैच में वो शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की टीम किसी भी इवेंट के लिए भारत आ सकती है, ये कहना है भारतीय वजारत खेल का। और भारतीय वजारत खेल समझती है कि शायद पाकिस्तान की कोई भी टीम है जो भारत अब खेलने के लिए जाएगी। इस पर भी आज बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान भी भारत के साथ खेलना चाहता है या नहीं। और मोहसिन नकवी कहते हैं कि अगले साल PSL वेन्यूज़ में भी इजाफा करेंगे और साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि PSL 12 है PSL 11 की निस्बत बहुत अच्छी कंडक्ट करवाई जाएगी। हमारे साथ हसन अली मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। हसन, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नवीद भाई। थैंक यू सो मच हसन भाई। सबसे पहले सर ज़रा टॉक ऑफ टाउन पे बात करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ है जो उस पर बात करते हैं। और सर आप तो नियर टू एंड है, डे 2 भी 4 बजे के अराउंड टाइम बज रहा है। और ये आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल नहीं होगी ये? आपने जो फास्ट बॉलर्स रखे 130 के ऊपर तो स्पीड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा जाते हैं 132 135 के ऊपर जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी हूँ, हसन अली हूँ, अब्बास हूँ। ज़रा फास्ट बॉलर्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले। जी बिल्कुल, आपने जो डायग्नोज किया टेस्ट मैच के अंदर वो बहुत अच्छा डायग्नोज किया। अब पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा वीक नज़र आई है इस टेस्ट मैच के अंदर। और जिस तरह टॉप ग्रीन विकेट के अंदर आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और जो एक्सपेक्टेशन सिर्फ बॉल ने वैसा बिहेव भी किया। ऐसा नहीं है कि बॉल ने ये स्विंग नहीं हुआ या एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला बॉलर्स को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब 132 इट्स एन एवरेज पेस फॉर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो ये एक एवरेज यानी कि जो नॉर्मल बॉलर्स होते हैं उनकी पेस होती है 132 135 तक जाते हैं जो एवरेज मीडियम पेसर। रमीज राजा ने कमेंट्री के अंदर भी कहा कि शाहीन अफरीदी इज नॉट अ प्रीमियम बॉलर, ही इज अ मीडियम पेसर। अब ये एक बड़ा अजीब सी बात थी जो दिल पे लगी है, वैसे उनको लगनी भी चाहिए। अब आपका कम्बिनेशन देखें, आपको हम मिस कर रहे हैं ऐसी फास्ट बॉलर्स को। अब ऐसी ग्रीन टॉप पे आप फास्ट बॉलर्स को जो पैराडाइस है जहां पर सपोर्ट मिलनी है फास्ट बॉलर्स को और मिली भी है, उसमें जगह जाकर अगर आप 130 पे बॉल करेंगे 135 पे बॉल करेंगे तो उनके लिए वो इजी हो जाता है। उनके पास अब बांग्लादेश वैसी बांग्लादेश नहीं रही, अब वो 150 का बॉलर इंटरनेशनल दे रहे हैं। नाहिद राना जो है और जो तस्कीन है, वो नाहिद राना की स्पेशल बात करें तो 150 का बॉल देते हैं, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। अब्बास की बात करें तो अब्बास से तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि 130 140 तक वो जाएगा, 145 तक जाएगा। अब्बास तो एक बॉलर है, वो अपनी लाइन लेंथ पे काम करते और वहीं से विकेट लेता है। स्पोर्टिंग विकेट उनको चाहिए होती है। अब आप उनकी बॉलिंग देखें, उन्होंने अच्छी बॉल की और 5 आउट भी किए हैं। तो वो लाइन लेंथ पे लगे रहते हैं, अपनी लाइन लेंथ पे बॉल करते रहते हैं और वहां से विकेट्स लेते हैं। उनसे तो कोई गिला नहीं है। जो 2 बॉलर्स आपने यूज किए हैं हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी, इस पे क्वेश्चन मार्क है कि हमें ऐसे बॉलर्स चाहिए जो 150 बॉल भी करें और 15-16 ओवर 17 ओवर दिन के कर भी दें और अच्छी विकेट्स भी लेकर दें। ये इतना लंबा मैच होना ही नहीं था, इतनी लंबी बॉलिंग होनी ही नहीं थी। 115 ओवर 116 ओवर आप ज़्यादा इस बल्कि से ज़्यादा करा चुके हैं। तो मतलब ये है कि आपका इस तरह बनता नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है पाकिस्तानी जैसे सरजमीन जहाँ पे फास्ट बॉलर्स हमेशा से डोमिनेट करते आए वर्ल्ड को। हाँ, अच्छा हसन, मैं अगर डे 1 पे थोड़ी बात करूँ तो हमारे बॉलर्स काफ़ी वर्नेबल दिखे हैं। आप कैसे देखते हैं वर्ल्ड क्लास वो बॉलर्स के जो जो जब पूरी दुनिया यहाँ खेलने के लिए आती है तो वो कहती है कि हमें खुशी इस बात की होती है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को सामना करना पड़ेगा हमें, और आप दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स को सामना करेंगे। मैं जानना चाहूँगा हम कहाँ गई है वो लॉट सारी, वो वक्त कहाँ पे गया कि जब हम दुनिया हमारे बारे में ये बात कहा करती थी। ऐसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये थोड़ा टाइम पहले की बात मैं कर रहा हूँ। आज हम बांग्लादेश के अंदर खेल रहे हैं और जब बांग्लादेश में हमारे खिलाफ खेल रहे हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं।
आज हम बड़े डे 1 की बात करें तो बड़े वर्नेबल, देखिए डे 2 में अगर आप बात करें तो सुबह के वक्त में जब इवेंट शुरू हुआ था, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ था, हमें बॉल के अंदर स्विंग भी दिखा था, जैसे आप बात भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि पिच स्पोर्टिव नहीं थी, बड़ी ग्रीन टॉप पिच थी और बड़ी स्पोर्टिव थी, बॉल को स्विंग मिल रहा था। आई डोंट नो कि क्यों नहीं आउट कर सके, क्या चाहिए क्या था हमारे बॉलर्स को, और इस विकेट के अंदर क्या चाहिए था। अब कैसे कहें वो, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस बात को कि हमारे बॉलर इतने वर्नेबल क्यों थे पहले दिन में, और इतनी जब आपको स्विंग मिल रहा था उसके बावजूद आप विकेट नहीं हासिल कर पा रहे थे? सर बात ऐसी ही है ना कि इसमें जो आप लीग्स खेल के अब आपने 4 ओवर्स करने थे, आपको पता जान लगानी है, या मैंने 5 ओवर करने मैक्सिमम जान लगानी है उसमें, फिर आपको स्पेस मिलती है। इसमें आपने लंबे ओवर लंबे स्पेल्स करने होते हैं, और मेरे ख्याल में 130 कुछ भी नहीं एवरेज। और जहाँ पे प्रॉब्लम जो आई है वो पेस की ही प्रॉब्लम आई है। अब देखिए अब्बास अपने लाइन लेंथ से ठीक बॉल करते रहे, जो उनका रोल था वो अपना ठीक उन्होंने निभाया। वो उनको पता था कि मेरी इतनी ही है कैपेसिटी, इतनी है कि मैंने यहीं पे बॉल करना है। वो लाइन से हिल ही नहीं सकते ना वो शॉर्ट बॉल कर सकते हैं, ना वो कुछ और यॉर्कर से विकेट्स ले सकते हैं। उनको पता है कि मैं लाइन लेंथ से वहीं से स्विंग करके एक ही जगह पे बॉल रखता जाऊंगा, वहीं से मुझे विकेट्स मिलेंगी। अब इनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। ये इस शाहीन शाह अफरीदी 145, 147, 148 तक भी टच करते रहे हैं। अब ये 130 पे बिल्कुल आकर, 130 क्या 130 इनकी हाईएस्ट, मेरे ख्याल 132 इनकी हाईएस्ट बॉल थी, 120 तक भी ये गए हैं। तो इतनी पेस से तो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो क्लब क्रिकेट में ऐसे बॉलर्स होते हैं जो क्या 120 130 तक आपको लेकर जाते हैं। सो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। टेस्ट मैच के लिए मेरे ख्याल में ये प्लेयर नहीं थे, रेडी नहीं थे। अगर ये रेडी थे तो इनकी ये परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी। इनसे प्रॉपर आपका स्टेमिना उतना नहीं है, या कोई मसला ऐसा ज़रूर है। आपकी लंबी क्रिकेट का आपका स्टेमिना नहीं है। फास्ट बॉलिंग अब आपकी इंटरनेशनल आ सकती है, पाकिस्तान में भी है जिस तरह की कंडीशंस हैं। मई जून के अंदर मैचेस, अगर टेस्ट मैच आ जाता है कोई, तो आपके अंदर इतनी तैयारी ही नहीं है। सेम कंडीशंस होती हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने थोड़ी सी पिच चेंज की, अपने बॉलर्स के मुताबिक बनाई। अब देखिए वो पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो क्या करते हैं, लेकिन ये है कि इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान की। अब ऑन द अपर हैंड बांग्लादेश ही है। ऑन द अपर हैंड बांग्लादेश से। अच्छा सर, ये कितना फ़ायदा हो रहा है बांग्लादेश को अपनी होम कंडीशंस का? आप समझते हैं कि पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश 400 से ऊपर पे चला गया है, आप समझते हैं बांग्लादेश ने अपने कंडीशन का भी कोई फ़ायदा उठा रहा है, या फिर पाकिस्तान की बॉलिंग इस तरह की थी कि आप बांग्लादेश इतने ऊपर निकल आए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग का मसला है। कंडीशंस तो सूट कर रही थी, कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी बैटिंग के लिए, पैराडाइज नहीं थी बैटिंग के लिए। उन्होंने स्पिनर्स को देखकर पिच नहीं बनाई, उन्होंने फास्ट बॉलर्स को देखकर। अपनी स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलर है, जिसमें तस्कीन, और फिर मैं नाहीद राना की बात करूंगा बार बार। नाहीद राना जो है कि मेरे ख्याल में डिफरेंस क्रिएट करेंगे इन दोनों मैचेस के अंदर। और इबादत जो है, ये 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उन्होंने क्या नाम है अपने आप उस हिसाब से पिच बनाई है अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो थी, मेरे ख्याल में हसन अली की जगह खुरम होते तो ज़्यादा शायद रिजल्ट अच्छे होते। हसन अली को जो रखा, मेरे ख्याल में वो पुराने बॉल के लिए रखा है कि वो रिवर्स स्विंग करेंगे, और उनकी वो नज़र नहीं आई। अब 130 से अगर आपकी रिवर्स स्विंग भी हो रही है, 125-28 से रिवर्स स्विंग हो रही है, तो वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। बस मिल गई नहीं तो नहीं, इस तरह का सीन है ये। एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एज अ बॉलर खेल रहे हैं, आप कोई इसमें ऑलराउंडर का तो सीन ही नहीं है। आपको 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स का टीम उतरना था, जो 145 प्लस बॉल करते हो और जिनकी लाइन लेंथ भी ठीक हो। अब हमारे पास बेंच में देखें तो पीएसएल में हमें ऐसे बॉलर्स मिल रहे थे। ऐसे बॉलर्स नहीं है कि हमें बॉलर हमारे पास नहीं है। अली रजा की बात करें, अब्दुल बासित की बात करें, खलील की बात करें, तो ये 145 प्लस बॉल करते रहे। अली रजा तो 150 भी टच की है। तो बात ये है कि हमें उन पे वर्क करना चाहिए और इनकी रिप्लेसमेंट आनी चाहिए। अब ये नहीं कर सक रहे तो इनसे हमने अंदर से और क्या निकालना है। काफी दुख होता है, इस तकलीफ होती है इस ऐसी पाकिस्तान की हालत देखकर, फास्ट बॉलर्स की हालत देखकर, जो हमारे जो नया बॉल कर रहे हैं और नए बॉल में ही उनका 130 132 टच हो रहा है। और उस सरजमीन पर जहां पर राज किया हो बॉलर्स ने, वसीम अकरम ने, शुएब अख्तर जैसे और वकार यूनिस जैसे बॉलर्स आए हों, और वो इतनी पेस से बॉल करते हैं, मोहम्मद आसिफ जैसे बॉलर हों, और वहां पर जाकर हम इस तरह फिनिश करें, बड़ी तकलीफ की बात है ये। सर कैसे कैसे देखते हैं हमारे स्पिनर्स भी? आगा सलमान ने कुछ ओवर्स कल किए, कोई 5-7 एक ओवर 6 ओवर किए उन्होंने, और विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। नुमान ने कल भी काफ़ी ओवर्स किए, उन्होंने कोई 20-22 ओवर्स भी किए, एक विकेट भी हासिल की। और स्पिनर्स नो डाउट के बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए ये ज़रा फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही थी विकेट, बट स्पिनर्स भी हमारे यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकें।
स्पिनर्स का ये एक तो रोल नहीं था, और नुमान अली जो है ना, मेरे ख्याल में विकेट्स को रीड भी नहीं कर सके। और नुमान अली का मसला ये था कि चलो जो भी था, चौके छक्के जो खा रहे लाइन लेंथ का, 6 नो बॉल्स कराई उन्होंने। हम्म ये मेरे लिए बहुत अलार्मिंग था कि एक स्पिनर के होते हुए, स्पिनर का तो नॉर्मल वैसे ही 6 नो बॉल नहीं होती, और आपने टेस्ट मैच के अंदर 6 नो बॉल्स कराई हैं हम्म और बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की। और उसके अलावा जो इनको स्कोर पड़ा हुआ है वो अबव 4 एवरेज है। अगर वनडेज होते या कुछ और होता, क्योंकि वाइड पे इनको बाय के 2-3 चौके पड़े हैं, जिसकी वजह से वो इनके खाते में तो नहीं आए, लेकिन वो स्कोर इन पे पड़ा तो है। इनकी लाइन लेंथ ठीक नहीं हो रही थी, फिर बाद में जाके इनकी लाइन लेंथ थोड़ी बेहतर हुई है। पिच को रीड करना, वो इतना लंबा ब्रेक हो ही नहीं रहा था, वो टांगों से ब्रेक करना चाह रहे थे। अब टांगों से ब्रेक तो हो ही नहीं रहा था, पिच के अंदर इतना ब्रेक था ही नहीं। ये था ही थोड़ा सा, आपने विकेट पे गई, विकेट टू विकेट बॉल रखना था और वहां से विकेट लेनी थी। तो वो लंबे ब्रेक के चक्कर में शुरू में जाते रहे, और लंबा ब्रेक पिच दे ही नहीं रही थी। तो इतना इफेक्टिव नहीं था मेरे ख्याल में नुमान अली। अगर आप पिच को रीड करते तो जो लास्ट मैच भी इनका फिनिश हुआ है, तो मेरे ख्याल में साजिद खान जो थे वो ज़्यादा इफेक्टिव थे एज कम्पेयर टू नुमान अली, क्योंकि वो जिस तरीके से बॉल लेकर आते हैं, ऑफ स्पिनर का फिर मैनेज हो जाता है। अगर आप लेग स्पिन की बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो नुमान अली की परफॉर्मेंस भी इतनी इफेक्टिव नहीं है कि जिनको कहा जाए कि अब आप 4 स्पिनर होकर आप अबव 4 रन के एवरेज से रन दे रहे हो, और जिसमें से बाइक रन अभी शामिल नहीं है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। इनको इनकी परफॉर्मेंस लाजमी तौर पर अच्छी होनी चाहिए थी। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ी बैटिंग पे बात कर लेते हैं। 11 में आपको हमें दो खिलाड़ी नए दिख रहे हैं, अजान इस्लाम और फजल महमूद हैं, जो अब्दुल्ला फजल हैं, सॉरी। कैसे देखते हैं इनकी इंडक्शन? आप क्या समझते हैं बांग्लादेश में? अब चलें, इनकी इनिशियल कारकर्दगी तो जो भी होती है, बट ये दो नए प्लेयर हैं शामिल किए गए, इनके इंडक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? अजान अवैस की अगर बात करें तो अजान अवैस की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 33 मैचेस हैं, और इसके हाईएस्ट डबल सेंचुरी भी इन्होंने की हुई है, 48 की एवरेज है। तो एक अच्छा है कि आपने यंगस्टर को चांस दिया। अगर वो उसकी परफॉर्म लगी हुई है तो आपके पास एक अच्छा इनके पास प्लेटफॉर्म अच्छा है, और एक ऐसी टीम के खिलाफ है कि जो इतने वर्ल्ड रैंकिंग में इतनी बड़ी नहीं है। दोनों की अबव 41 एवरेज है, दोनों की 40 प्लस एवरेज है, अब्दुल्ला फजल की और इन दोनों की। तो इनके पास एक चांस है कि अपने आप को जगह बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम जो ओपनर है उसमें इमाम के साथ जो ओपनर है कोई भी उसके साथ पाकिस्तान जो है स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर ये अच्छा अजान अवैस अगर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, अब्दुल्ला फजल अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, तो मिडिल ऑर्डर में अब्दुल्ला फजल तो बाबर आजम की जगह आए हैं। अजान अवैस के पास भी चांस है, अब्दुल्ला फजल के पास भी इवन चांस है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म कर देते तो आप परमानेंट हिस्सा बन सकते हैं टीम का। सो इनकी एवरेज तो फर्स्ट क्लास में तो अच्छी है, दोनों की 40 प्लस एवरेज है, और अच्छे रन कर रहे हैं, डबल सेंचुरी भी है उसकी अजान अवैस की। सो एक अच्छी उम्मीद तो है। लेकिन अब जिस तरह का ट्रैक है, अगर ट्रैक ने उस तरह बिहेव किया, थोड़ा सा स्पोर्टिंग हुई, जिस तरह नाहिद राना को और तस्कीन अहमद को सपोर्ट मिला, तो ये फिर ट्रबल हो सकती है इनके लिए भी। और पाकिस्तान का कोई पता नहीं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक में अभी 150 के बॉलर्स मौजूद तो हैं, लेकिन उनको उस तरह रेट नहीं किया गया। और ये मेरे ख्याल में अगर आप अपने कैंप की बात करें तो कैंप के अंदर 150 प्लस का तो बॉलर ही नहीं था। इनको डायरेक्ट जाकर नाहिद राना को खेलना पड़ेगा रेड बॉल के अंदर और ग्रीन ट्रैक के ऊपर। सो इट्स चैलेंजिंग फॉर अजान अवैस एंड अब्दुल्ला फजल, लेकिन होप तो बेस्ट की है। चलें। अच्छा, हसन भाई, क्योंकि 2 दिन हैं हुए के टेस्ट में, और अभी 3 दिन भी मौजूद हैं टेस्ट, हमें ये मैच कहीं पर भी जा सकता है। इस वक्त हम शायद इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये कौन जीत रहा है, बट इस वक्त की कंडीशन के मुताबिक अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि सर, आप अगले मैच में जो सेल्ट के अंदर होने वाला है, आप उस मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स में अगर किसी को तब्दील करना चाहेंगे तो वो कौन होगा? मैं तो चेंज करूंगा दोनों को। मैं तो हसन अली को भी चेंज करूंगा, शाहीन शाह अफरीदी को भी चेंज करूंगा। शाहीन शाह अफरीदी का समझ नहीं आ रही कि इनके ऐसे बॉलर हैं कि पता नहीं बैठाया जाए कि रखा जाए, क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट आप लेकर ही नहीं गए हुए ना, कोई रिप्लेसमेंट है भी नहीं आपके पास उस तरीके की। सो मेरे ख्याल में अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन की, फिर भी कहूँगा कंडीशंस पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। अगर उन्होंने ऐसी ही कंडीशन बनाई फास्ट बॉलर्स की बेस पे बनाई, तो मैं लाजमी तौर पर जो आपके पास खुरम शहजाद है उनको इन देख रहा हूँ, लाजमी तौर पर उनको इन होना चाहिए। और नुमान अली की अगर सेकेंड इनिंग में उनकी बॉलिंग इफेक्टिव नहीं होती, तो अगर पिच ऐसी ही है तो साजिद खान को तो मैं लाजमी तौर पर इन देखना चाह रहा हूँ। सो 2-3 चेंजेस हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट। ऊपर से बाबर आजम की इंजरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बाबर आजम तो लाजमी आना ही आना है। तो ये 3-4 चेंजेस तो मैं नजर आ रही है अगले अगले उसके अंदर। लेकिन डिपेंड करता है कि अभी पाकिस्तान की इनिंग्स जो है वो किस कदम पर जाकर ख़त्म होती हैं। 413 किया बांग्लादेश ने, और पाकिस्तान क्या करता है, इट डिपेंड्स।
ठीक है। अच्छा, ढाका की जो विकेट है या ढाका का जो वेन्यू है, सेल्ट का वेन्यू से कितना मुख्तलिफ देख रहे हैं? अब ये पहला टेस्ट मैच है, दूसरा आपका आपने वहाँ पे जाके खेलना है। किस तरह से देखेंगे आप उस विकेट को या उस कंडीशन को? वो कितनी मुख्तलिफ होंगी, कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए? सर ढाका की बात भी करें तो ढाका भी पहले, अगर इससे पहले बात करें तो स्लो लो और टर्निंग ट्रैक इनके होते थे, स्पिनर्स को सूट करते थे। अब यहाँ पे देखें एक एक स्पिनर्स के साथ ये गेम है, दोनों टीम्स जैनवन जो है। अब ये पिच तो आपके हाथ में है कि आप इसको कैसा बनाएं अपने अपनी स्ट्रेंथ के बेस पे। तो बांग्लादेश अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेगा, बॉलिंग पे बनाएगा, या उनकी स्ट्रेंथ इस टाइम बॉलिंग ही है। नहीद राना जो इनके पास मिले हुए हैं वो दुनिया में लीड करो एमर्जिंग जो क्रिकेटर्स एंड क्रिकेटर ऑफ द मंथ में उनका नॉमिनेशन भी आए हुए आईसीसी की तरफ से। सो वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, वही कह रहा हूँ ना कि, और हमारी वीकनेस भी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है अनफॉर्चुनेटली वो हमारी वीकनेस है। हमारे फास्ट बॉलिंग अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए बॉलिंग पे बना लेते हैं, और हमारी स्ट्रेंथ भी बॉलिंग अगर होती फास्ट बॉलिंग अनफॉर्चुनेटली जो नहीं है, तो फिर वो हमें भी सूट करती है कंडीशंस। अब बात ये, अब उनके 150 करा रहे हैं और हमारे 130 करा रहे हैं, ह्यूज डिफरेंस। सो अब देखना ये है कि वो पिच कैसे बनाते हैं, पिच के हिसाब से ही आपकी प्लेइंग 11 डिसाइड होगी। अगर सेम ऐसी कंडीशंस ही लाते हैं तो फिर लाजमी तौर पर 3-4 चेंजेस में नजर आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये 400 से ज़्यादा रन हैं इस वक्त बांग्लादेश के, और पाकिस्तान की भी बैटिंग है। किस तरह से देख रहे हैं आप ये चौथे पांचवें दिन में ये जो विकेट है इसका बिहेवियर कितना चेंज हो सकता है? पाकिस्तान को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान को अपनी इस पहले इनिंग्स में कहाँ तक जाना चाहिए कि ताकि एक हैंडसम स्कोर है वो खड़ा किया जाए और फिर आप अपनी दूसरी इनिंग्स में जाके अच्छे से फिनिश कर सकें? फोर्थ इनिंग ऑलवेज डिफिकल्ट। पाकिस्तान को लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी इस पहले मैच, पहले अपना अगर अपने सेव करना है तो कम से कम आपको चार, अगर लीड नहीं ले सकते ना, कम से कम उतने रन तो जरूरी हैं आपके ऊपर, क्योंकि दूसरी इनिंग्स ऑलवेज डिफिकल्ट और फोर्थ इनिंग तो लाजमी तौर पर डिफिकल्ट होती है सेम पिच के ऊपर। सो पिच तो बैटिंग जो होती है चौथी इनिंग्स की मुश्किल तो होती है। पाकिस्तान लाजमी तौर पर अपने उस टोटल को तो डिफेंड करे 413 को एटलीस्ट, फिर उसके बाद लीड की तरफ जाए, कोशिश करे। जितना लीड अच्छी होगी उतना ये इनके लिए आसानी होगी। अदरवाइज पहले भी लीड चढ़ी होगी और ये जब आकर अपना फिनिश करेंगे और डिफिकल्ट हो जाता है चौथी इनिंग्स, तो किसी भी पिच पे, कोई भी पिच हो उस पर डिफिकल्ट होती है, सरवाइव करना उस पर मुश्किल होता है। सो इट्स डिफिकल्ट। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को लाजमी तौर पर पहला फोकस ये होना चाहिए कि हमने एटलीस्ट उतना टारगेट करना है, फिर उसके बाद जितना प्लस हो गया वो ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, अगर मैच में आपने इन रहना तो। मैच में रन है फिर तो आपको 550 रन बनाने होंगे सर पहले इनिंग्स में तो। ऐसी ऐसा ही है, क्योंकि आप देखें ना आपके बॉलर्स तो नहीं ऐसे कि आपको कहना है वो 150 पे बांग्लादेश को आउट कर दे देंगे। अब पता नहीं अगर इनके अंदर स्ट्रेंथ कैसी आ जाती है आगे अंदर से, अगर कोई ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है बीच में। अब देखें ये चैलेंज है, ये आपकी पहली टास्क है सरफराज अहमद के लिए भी, उमर गुल के लिए भी। उनको भी अगर पाकिस्तान के साथ अच्छा रहना है, पाकिस्तान को रखना है, तो उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो इनको देखें, डायग्नोज करें और अपने वापस जाएं डोमेस्टिक में, देखें डोमेस्टिक से बॉलर्स लेकर आए। कोई हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया हुआ कि हम पूरी जिंदगी शाहिन शाह अफरीदी के साथ खेलेंगे, हसन अली के साथ खेलेंगे, मर जाएंगे तो इन्हीं के साथ खेलेंगे, ऐसा तो नहीं है। और हमारे पीछे लॉट अच्छी है, उन पे काम करें और अपने आप को मनवाएं, ये उनके मनवाने के लिए भी है। सरफराज अहमद ने बेशक अंडर 19 में अच्छा काम किया, एज अ कैप्टन अच्छा काम किया। अब उनके लिए एज अ कोच ये फर्स्ट असाइनमेंट है। पाकिस्तान के हेड कोच हैं, आपके पास फुल अथॉरिटी है, आपने मनवाए हैं बातों से, मोहसिन नकवी साहब से आपने बातें मनवाई हैं। उन बातें मनवाने में आपने कहा है कि हमारा रोल जो होगा, आपने बताया कि हम किस किस तरीके से काम करेंगे। तो आपके पास फुल ऑप्शंस हैं, सिलेक्टर भी आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो अब आपके पास जब सब कुछ हाथ में है तो फिर आपको रिजल्ट्स भी अपने मुताबिक लेकर आने चाहिए ना। तो अब होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं पहला टास्क है, इसके बाद क्या होता है। लेकिन ये है कि लाजमी तौर पर चेंजेस जो आपके जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको लाजमी तौर पर लेकर, जैसे आपने अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल को लेकर, इस तरह बॉलर्स को भी चेंज करें, क्योंकि हम बॉलर से हमेशा, बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, बॉलर्स आपको मैचेस जिताते हैं। अच्छे बॉलर होंगे, पाकिस्तान जो लीड करता है दुनिया में वो बॉलर्स की वजह से लीड करता है। पाकिस्तान वसीम अकरम वकार पूरी टीम उड़ा देते थे। उतने उस जमाने के बैट्समैन इतने मशहूर नहीं हो जितने वसीम वकार को। अभी तक आप अगर वर्ल्ड 11 की कोई भी टीम बनाए ना, कोई भी खिलाड़ी अगर टीम बनाए तो उसमें वसीम वकार को लाजमी रखते हैं। क्यों? और उसमें अब पाकिस्तानी बैट्समैन को बीच में नहीं लेकर आ रहे होते, कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन मेरा नहीं ख्याल बीच में आ रहा, सवाई बाबर आजम के जो भी लेटेस्ट, वो भी कोई चुनता है उनको। सो पाकिस्तान हमेशा बॉलर्स के साथ, और क्योंकि बॉलर्स ही आपको जिताते हैं, तो आप लाजमी तौर पर उमर गुल जो हैं और सरफराज अहमद हैं, इनसे लाजमी तौर पर इनको डोमेस्टिक में देखना चाहिए और अपने यंग गन्स को लाजमी लेकर आए।
सर एक चीज़ हसन मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से, और फिर ये सोच रहा था कि पता नहीं आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, या जो क्रिकेट के फैंस हैं वो इस बारे में क्या सोचते होंगे। मुझे ये फैसला समझ नहीं आ रहा है कि आप टॉस जीतते हैं और पहले आप बॉलिंग के लिए चले जाते हैं इस ग्रीन टॉप के ऊपर, और आप फोर्थ बैटिंग भी बड़ी मुश्किल होती है आम तौर पे, और पाकिस्तान के लिए भी यकीनी तौर पे। बट किस तरह से देख रहे हैं आप इस डिसीजन को ही, पाकिस्तान ने जो किया कि आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। अगर बांग्लादेश भी होता ना तो टॉस जीत के बॉलिंग ही करता, इतनी मुश्किल ट्रैक था, लेकिन पाकिस्तान के प्लान के मुताबिक हुआ नहीं ना। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हम इनको आउट कर देंगे, 200 के अंदर अंदर इनको हमने आउट करना है, हम इसका एज लेंगे, फिर उसके बाद हम लीड देंगे, फिर उतना पिच उस तरह बिहेव नहीं करेगी, उतना जितना पिच के अंदर जो जान थी वो शुरू में थी, और उस तरह बिहेव नहीं करेगी। ये पाकिस्तान की प्लान था कि हम इनका अर्ली ब्रेक थ्रू करेंगे, और वो उनका प्लान हुआ नहीं, क्योंकि बॉलर्स आपके जहाँ पे स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी, जहाँ पे पेस रिक्वायर्ड थी, वहाँ पे पेस दिया नहीं। अब देखें वो एक एंड से अब्बास जो कर रहे थे वो लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे थे, प्रेशर में लेकर आते थे, दूसरी एंड से पेस चाहिए थी लाजमी तौर पर, जो आपको लाकर ब्रेक थ्रू दिलाते। अब वहां पर पेस भी नहीं थी और स्विंग भी नहीं था, अनफॉर्चुनेटली उतना जितना स्विंग होना, जितना पिच सूटेबल थी, और इतना पिच नहीं थी, प्लेएबल पिच नहीं थी, ये डिफिकल्ट पिच थी, और डिफिकल्ट पिच पे आपने 413 करवाया बांग्लादेश ऐसी टीम से। तो अब ये इन्होंने डिफिकल्टी अपने लिए कर ली, क्योंकि अब ये जस्टिफाइड ही नहीं है। अब आपकी वाली बात आ गई कि अब टॉस जीत के अगर आपने बॉलिंग की है तो जस्टिफाइड ही नहीं, 413 करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये 600 वाली पिच थी जिसमें आपने 413 करवाया पर टॉस जीत के बॉलिंग करवाई है, तो ऐसा तो नहीं है। अब ये जस्टिफाइड तो नहीं है। अब आगे जाकर अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते तो ये आपके गले मैच पड़ गया है। अब इस मैच से निकलना तभी है कि जब आप 413 प्लस करेंगे और कुछ लीड लेकर अपने पॉकेट में रखेंगे, और फिर आप उनको बैटिंग दें, तो फिर ये जस्टिफाइड है। अदरवाइज ये जस्टिफाइड नहीं है कि आपका टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं थी, स्ट्रेंथ बॉलिंग थी ही नहीं, और आपने बॉलिंग की। लेकिन टॉस जीत के अगर वो पहले बॉलिंग करे तो पाकिस्तान शायद ये स्कोर ना कर सकती। ठीक हो गया। सर ये फोर्थ 5 डेज में जाके आपको लगता है कि पिच में जब कोई जान नहीं रहेगी, डेड हो जाएगी विकेट, और क्रैक्स भी खुल जाएंगे, खुश्क हो जाएगी, देन आपको स्पिनर्स को कोई मदद मिलेगी इसके अंदर, फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जी बिल्कुल, स्पिनर्स को मतलब जब पिच टूटती है स्पिनर्स को तब ब्रेक मिलता है, थोड़ा मिलता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा सूटेबल होगा। बस मिक्स ही रहेगा कि हो सकता है खुल जाए ट्रैक। ये आपके पास जो उसके बाद तीसरी विकेट है, या तीसरा दिन है, चौथा दिन है, इस पे बॉल थोड़ा सा अच्छा आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा खुल जाएगा बॉल, पिच भी थोड़ा सूख जाएगा और सारा अच्छा हो जाएगा, हवा लगेगी। तो मेरे ख्याल में स्पिनर्स को बिल्कुल इसको मिलेगा, हेल्प मिलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा जितनी मिलनी चाहिए। इस तरह आप देखें ना, पाकिस्तान जैसी पिचेज में बनाते हैं, पहले दिन से पहले ओवर से स्पिनर्स को मदद मिलना शुरू हो जाती है। तो वैसा नहीं है कि आपको, क्योंकि फिर चौथा पांचवा दिन तो वहाँ अजाब बन जाता है ना, सर्वाइव ही नहीं हो सकता। आपका 150 रन भी हो तो वो भी आप सेव कर लेते हैं। नुमान अली और साजिद खान के साथ आप यही करते आए हैं, ठीक है। आप नुमान अली और साजिद खान को रखते थे, पिच टूटी होती थी, अब उनको पता था कि हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो नुमान अली और साजिद खान ने हमें खा जाना है। वो दोनों ही आए हैं, तो स्ट्रेंथ उन्होंने हमारी वीकनेस पे काम किया। अपनी स्ट्रेंथ तो छोड़ दे, उन्होंने हमारी वीकनेस की वजह से पिच बनाई है कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग नहीं है, फास्ट बॉलिंग नहीं है। उनको पता था कि हमारी फास्ट बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी, तो उन्होंने उसी तरह की पिच बनाई है कि भाई ठीक है, हमें मदद भी मिल जाएगी और हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ चले जाएंगे। तो यही उन्होंने किया, और हमारी वीकनेस को देते हुए अपनी स्ट्रेंथ तो जो की हमारी वीकनेस के ऊपर उन्होंने काम किया, जो मुझे लग रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बाबर आजम पे बात करते हैं सर, फिर ज़रा ब्रेक पे जाएंगे और कुछ चीज़ें और हैं वो वापसी पे आके बात करेंगे। बाबर आजम की इंजरी कहा तो जा रहा है कि ज़्यादा संजीदा नोयत की नहीं है, बट इंजरी है और वो पहले टेस्ट मैच से बाहर हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इस बाबर आजम की इंजरी को, पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के लिए, अब्दुल्ला फजल के लिए भी इस मामले बात को कैसा देख रहे हैं कि उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो जब बैटिंग करें और अच्छे से रन खड़े करें इन 2 इनिंग्स के अंदर, और जाके बताएं कि नहीं भाई बाबर आजम की रिप्लेसमेंट भी मौजूद है नंबर 3 के ऊपर। कैसे देखेंगे इस बाबर आजम की इंजरी को? कहते हैं किसी का बुरा होने से किसी का अच्छा होता है, तो यही हुआ है अब्दुल्ला फजल के साथ। अब ये है कि अगर अल्लाह करे वो इस तरह परफॉर्म कर सकें। बाबर आजम बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और परफॉर्म करते हैं टेस्ट में और वनडेज में, और इवन के T20 में भी अभी जो PSL के उन्होंने परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, और वो इस फॉर्म को यूज़ करना चाह रहे थे टेस्ट मैचेस के अंदर भी। शान मसूद का भी यही इंटरव्यू था कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक अच्छा, उनके फॉर्म को हम यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सो एक बड़ा पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर में बैट्समैन है, और ये किसी भी टीम को वक्ता डाल सकते हैं, लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं।
तो बात तो ये है कि उनके रिकवरी तो नहीं हो सकती, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है उस अब्दुल्ला फजल को भी पता है कि वो किसकी रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं। इससे पहले मुझे याद आ गया शिखर धवन जब आए थे सहवाग की रिप्लेसमेंट में, तो उन्होंने कहा कि आपको आपको पता है आप किसकी रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं, तो आपको डर है कि भाई सहवाग की रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डर तो सहवाग को होना चाहिए कि शिखर धवन आ गया। ये अप्रोच एक मेंटली मुझे एक स्टेटमेंट तो का पुराना है, लेकिन ये एक सोच जो है ना, ये आपकी माइंड सेट है वो कि भी मैंने तो करना ही करना है परफॉर्म। तो मेरी तो मुझे तो बस जगह मिले स्टेज मिले तो मैंने परफॉर्म करना है। तो उम्मीद तो अच्छी की जा रही है। 41 की एवरेज है इनकी, अब्दुल्ला फजल की भी डोमेस्टिक में, और अच्छे टच में नजर आते हैं, अच्छा बैट्समैन है। तो अगर इस पे ट्रैक पे परफॉर्म कर जाते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। और पाकिस्तान को रिप्लेसमेंट कुछ नहीं होता कि अब्दुल्ला हो सकता है अगले मैच में बाबर आजम के साथ खेल रहे हो। ठीक हो गया सर। अभी ब्रेक की तरफ जाना है मैंने। हसन भाई वापस आते हैं और बात भी करते हैं। नाज़रीन, बात करें आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के हवाले से। और पहला टेस्ट मैच इस वक्त जारी है। बांग्लादेश 413 रन पर आके आउट हुआ है और पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी स्ट्रगल की है, बहुत मुश्किलात में रहे पहले दिन तो स्पेशली, बट दूसरे दिन में कुछ उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान कितने रन्स खड़े करता है स्कोर बोर्ड के ऊपर, ताकि फिर आप दूसरी अपनी इनिंग्स के अंदर और मजमूई तो चौथी इनिंग्स के अंदर जाके अच्छी परफॉर्मेंस देके इस टेस्ट मैच को, ढाका टेस्ट मैच को अपने नाम कर सकें। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करें आज ढाका टेस्ट मैच के हवाले से जारी है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 413 रन का बड़ा पहाड़ खड़ा किया है। इस पर बात करेंगे और बहुत सारी खबरें हैं जो जुड़ी हैं आज ढाका टेस्ट के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। उस पर बात करेंगे। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया नवीद भाई, थैंक यू सो मच। हसन भाई, 413 रन सर, पाकिस्तान की बैटिंग भी जारी है और कैसे देख रहे हैं इस टेस्ट मैच को? ये कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान के फिनिश पे, पाकिस्तान कितने स्कोर पे फिनिश करता है। आज का डे बहुत ज़्यादा एंड पे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान एंड पे किस तरह फिनिश करता है। पर उसके अलावा कल का डे जो थर्ड डे होता है ऑलमोस्ट टेस्ट मैच का डिसाइडेड डे होता है कि एक तरफ वो डिसाइडर इस लिहाज से कि वो मूव होना शुरू हो जाता है कि जिस टीम की तरफ जो जिसने जीतना हो। तो थर्ड डे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें ज़रा मैच और खुल जाता है कि अब ये क्या क्या होने जा रहा है अगले दो मैचेस में। अनप्रिडिक्टेबल कोई चीज़ हो जाए तो हो जाए, वरना अदरवाइज वो थर्ड डे जो होता है ना वो आपको एक बता देता है कि अपर टीम कौन सी है। ठीक है। सो पाकिस्तान के फिनिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि पाकिस्तान में लाजमी तौर पर एक दो सेंचुरीज हमें चाहिए पाकिस्तान ऑर्डर के अंदर से, जो हमें बताए कि जो हमें लेकर दे सेंचुरीज और फिर हमारी इनिंग्स को बिल्ड करे। पार्टनरशिप्स चाहिए दो तीन, क्योंकि 413 इस पिच पे एक अच्छा टोटल है। अब आपके सर्वाइवल पे डिपेंड करता है कि आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं इसके अंदर, पिच के अंदर। और इसको आप मेरे ख्याल में नए बॉल को थोड़ा पुराना करें, फिर उसके बाद ही अटैक करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब हसन आप थोड़ी बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ के हवाले से। और अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ वनडे सीरीज़ का ऐलान किया गया है। 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच है जो वो 30 तारीख को रावलपिंडी में, दूसरा 2 को और तीसरा 3 तारीख को। ये दोनों कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। जानना चाहूँगा, 2027 है, वर्ल्ड कप है, ओडीआई वर्ल्ड कप का साल है और इस सारे सीज़न में पाकिस्तान के पास 7-8 टेस्ट मैचेस मौजूद हैं अब से लेके आगे तक, और कुछ ओडीआई मैचेस मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं इस सीरीज़ को, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? और ये दौरा ऑस्ट्रेलिया है पाकिस्तान के लिए कितना ज़बरदस्त होगा, कितनी बेहतरीन तैयारी हो सकेगी वर्ल्ड कप के लिए? बहुत ज़रूरी है सर, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा चांस है, अच्छा दौरा है। ऑस्ट्रेलिया टीम दुनिया की अच्छी टीमों में आती है और बेहतरीन टीम है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के पास अपने होम सीरीज़ हैं और अच्छा एक आपका पॉजिटिव फैक्टर आएगा इसके अंदर। एक आपके पास एक अगर आप ये मैच जीते हैं सीरीज़ तो आपके पास एक बूस्टर आएगा और आपका शायद हो सके, क्योंकि वन डेज़ के अंदर जो आपके जो कैप्टन है वो भी, अगर अभी तक मेरे ख्याल में शाहीन शाफरीदी ही अनाउंस्ड है। अगर चेंज होते हैं शाहीन, पहली बात मैं हमेशा यही करता हूँ कि जो कैप्टन होगा उसकी लाजमी तौर पर टीम में परमानेंट जगह होनी चाहिए। अब उसको नहीं पता कि मैं हूँ नहीं हूँ तो वो क्या परफॉर्म करेगा। यही हमने किया सलमान अली आगा के साथ T20 के अंदर, और शाहीन शाफरीदी को कैप्टन तो बना दिए, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर तो लॉन्ग टर्म प्लान है तो फिर जस्टिफाई करें कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस को शाहीन शाफरीदी की वन डेज़ के अंदर। तो बात यह है कि जो कैप्टन होगा वो लाजमी तौर पर टीम का हिस्सा होना चाहिए, उसको किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होगी फिर वो क्या करेगा, टीम को क्या लीड करेगा। वो अपने बारे में ही सोचता रहेगा पूरे दिन, मेरी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस। तो अगर आप शाहीन शाफरीदी को रोल देते हैं, होम टास्क देते हैं, तो फिर आप मेरे ख्याल में तो आपको
डायग्नोज करना चाहिए आपकी वीकनेस है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा वीकनेस है आपकी, और आपके स्पिनर्स आपको बचाते आए हैं। चाहे T20 हो चाहे वनडेज हो, आपको स्पिनर्स आपको अच्छा मैच लेकर देते रहे हैं, आपके विकेट्स लेकर देते रहे हैं। फास्ट बॉलिंग ने उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह का करना चाहिए। मेरे ख्याल में 4-5 विकेटें तो अरसा हो गया किसी फास्ट बॉलर ने ली हों। आप इसमें लिए अब्बास ने 5 विकेटें ली हैं, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अब्बास ने अच्छे बॉलिंग की है नो डाउट, लेकिन ये कि आप देखें कि 4 फास्ट बॉलर्स ही लगे रहे, 3 फास्ट बॉलर्स ही लगे रहे थ्रू आउट। कितने 30 से ज्यादा ओवर्स किए हैं, स्पिनर्स ने सिर्फ 20 ओवर किए हैं। तो बात यह है कि आपको फास्ट बॉलिंग के अंदर काम करना पड़ेगा। आपने अगर इसके अंदर आप देखें कि अगर आप इस अब ऑल्दो टेस्ट मैच इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ ODIs, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि यार हमारे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि फास्ट बॉलिंग के अंदर कि ये जो हम लेकर गए स्ट्रेंथ की 10 ओवर कर भी सकते हैं या नहीं, और जान के साथ 150 के बॉल के साथ। सो आपके पास एक में है ऑप्शंस, आप उन पे अभी से काम करना शुरू करें। मैं फिर यही कहूंगा, उमर गुल और उनके पास बहुत बड़ी असाइनमेंट है, सरफराज अहमद के पास। ये ऊपर भी बहुत जा सकते हैं और ये नीचे भी बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। तो अगर ऊपर जाना है तो अपने डोमेस्टिक पे काम करते हुए अपने बॉलर्स को देखें कि कौन सा बंदा लीड कर सकता है पाकिस्तान के अंदर आकर, ये बेहतर समझते हैं। ठीक है, उस पर काम करना शुरू करें, उसको कॉन्फिडेंस दें। अगर आपके प्लान में है, वर्ल्ड कप के प्लान में, तो लाजमी तौर पर उसको इस सीरीज में भी खिलाएं, और अपनी ये सीरीज जो है इसको बनाएं कि बेस्ट 11 की तरफ जाने की कोशिश करें कि हमारे वर्ल्ड कप के 11 कौन से हो सकते हैं पॉसिबल, और उन्हीं पे काम ज्यादा करें, उन्हीं पे काम ज्यादा करें, ताकि आपको जाकर आगे जाकर जो सीरीज और भी मिलती हैं और वनडेज मिलते हैं, तो उन्हीं को बार बार चेक करें कि यार अगर ये नहीं होता तो मुझे क्या, मेरा बैकअप क्या है, A B क्या है। अब यही वर्क कर रहे हैं, दूसरी टीम्स वर्क कर रही हैं, उनके पास प्लानिंग होती है, उनके पास फास्ट बॉलर्स होते हैं प्लान में। आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है, मुझे बताएं कि आपके पास प्लान B क्या है। प्लान B आपके पास है ही नहीं, एक ही प्लान से चल गया तो चल गया, नहीं तो अल्लाह मालिक है, ऐसा तो नहीं होगा। इंडियंस के पास अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम उनके पास A B C टीम्स मौजूद हैं, ठीक है, वो अपना वर्क इतना स्ट्रांग किया है उन्होंने कि होमवर्क इतना ज्यादा है कि उनका जो सी टीम का जो बंदा है वो भी इतना ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो बात ये है कि आपने अगर इंडिया से लड़ना है, क्योंकि हमारी ज्यादा लड़ाई है ही उन्हीं से ही टीम, हम तो आपके पास उस जैसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हमारे पास उस जैसी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम लाजमी तौर पर वीक होंगे। ठीक है। अच्छा हसन, ये बताइएगा, ODI है और ODI में आपके पास इस सीज़न के अंदर ज़्यादा मैचेस भी और मौजूद नहीं हैं, बट किस तरह से देख रहे हैं आप इन मैचेस को वर्ल्ड कप की तैयारी में? और अगर वर्ल्ड कप की तैयारी की बात करते हैं तो फिर आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपका वर्ल्ड कप के अंदर स्क्वाड कौन से वाला जाने वाला है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि ये जो सीरीज़ होगी, ये 3 मैचेस होंगे, आप वही स्क्वाड खिलाएंगे इसके अंदर कि जो आप जिनको आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर ये हैं तो आपकी नज़र में कौन सा स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल, ये अगर आपने इसको नहीं देखा, अगर आपने वर्ल्ड कप की प्लानिंग में आपकी ये सीरीज नहीं है, तो फिर तो ये बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल में। अगर आप कहीं तजर्बा कर रहे हैं, तजर्बे का टाइम तो नहीं होगा, 4 साल मिलते हैं आपको तजर्बे के लिए। ठीक है, काम करें, तजर्बा करें, अब जब सर पे आएगा तो फिर आपको देखना है कि बस डू और डाई है, अब तो आपके पास रिप्लेसमेंट इतनी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम प्लेइंग 11 डिसाइड ही नहीं कर सके। आप और मैं आज बैठकर वर्ल्ड कप की टीम नहीं बता सकते प्लेइंग 11 में ये तो होना चाहिए, ये मसला क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर ये मसला, ये बात फिर आ जाती है सिलेक्टर्स पे, और आपके पास जो आपके हेड कोच हैं उनके ऊपर बात आ जाती है कि और आपने बंदा कौन सा रखा, टीम कैसे बनाई, ये सारा कुछ आपके ऊपर आता है, क्वेश्चन के ऊपर लगते हैं। तो अगर आप देखें मोस्ट प्रोबेबल 26 तो आपके पास होने चाहिए ना, कैंप उनका लगाएं, आप जूनियर्स का कैंप लगाएं, उसके अंदर से जो आप देखें कि आपके पास जो रिप्लेसमेंट आ रही है। अब मैं फिर बात करूंगा फास्ट बॉलिंग की रिप्लेसमेंट की, कि आपके पास नहीं परफॉर्म करे तो आपका जरूरी थोड़ी है, कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और हारिस रऊफ के बगैर टीम नहीं बन सकती। आप देखेंगे आपके पास और कौन से हैं ना फास्ट बॉलर्स, और आपके डोमेस्टिक में देखा है, PSL में देखा है कि वो परफॉर्म करते आए हैं। तो अब आप उनको, पेस हमें बहुत जरूरी है, पेस रिक्वायर्ड है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ट्रैक पे आप देखें, हमें पेस, उनके बड़े बड़े फास्ट बॉलर, मार्क वुड आ जाता है इंग्लैंड में, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ से बुमराह आ जाता है, आपके पास वो आ जाता है, मिचेल स्टार्क आ जाता है। जो बड़ी टीम्स हैं उनके पास फास्ट बॉलर्स देखो। अब देखें हमारे फास्ट बॉलर्स को, किसी एक कोई टॉप 10 में भी है, उनके लीड करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और आज आप इंटरनेशनल क्रिकेट को मीट करने जा रहे हैं, तो आप जब शेरों से लड़ने जा रहे हैं तो आप बकरियों जैसा मुकाबला करके थोड़ी जाएंगे। सो आपकी लाजमी तौर पर, आप सिंपल सी बात है, 26 प्रॉबल्स बनाएं आप, जो 30 बना लें, 30 की प्रोबेबिलिटी टीम बना लें, 2 टीम्स बना लें, उसके अंदर आप कह दें कि ये क्लियर साइन है, जिसने भी जो एक फिटनेस टेस्ट में पूरा उतरेगा, पहली बात। फिर उसके बाद जो
अब जो ये काम करेगा, इस तरह के क्राइटेरिया में उतरेगा, तो वो टीम में सिलेक्ट होगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे नाम हो या ना हो। अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास तजर्बों का टाइम नहीं। खैर ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो भी, इट्स नॉट टू लेट, लेकिन लेट तो है, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप 30 प्रॉबल्स की टीम बनाएं, 2 टीम्स बना लें, उसके आपस में फिर अगर आपके पास टीम्स नहीं मिलते ओडीआई स्क्वाड्स, उनके आपस में ऐसी लड़ाइयां कराएं ताकि आपको पता चले कि कौन से हमें जाकर ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप के अंदर सूट कर सकते हैं। तो वो लाजमी तौर पर, और आप प्लेइंग 11 पे ही काम करें। ये इस सीरीज से आप स्टार्ट कर लें कि आपने वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 क्या होगी, तभी आपको जाके रिजल्ट्स मिलेंगे वर्ल्ड कप के अंदर। सही। अच्छा हसन, ये मुझे बताइएगा, ये तो यकीनन हमने सुना ही है कि आप टेस्ट से ओडीआई के लिए प्लेयर ले सकते हैं, ओडीआई से टी20 के लिए ले सकते हैं, बट टी20 के लिए टी20 सीरीज़ से भी ले सकते हैं आप, अपनी जो भी करवाते हैं डोमेस्टिक की। इज़ इट पॉसिबल कि आपने जो कहीं पे लोगों ने, अली रज़ा ने 2 साल परफॉर्म किया पीएसएल के अंदर, हमने पिछले साल भी उसको देखा, इस साल भी उसकी पेस अच्छी थी, कुछ और प्लेयर्स हैं ऐसे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है पीएसएल में, अब्बास अफरीदी की अगर बात कर लें, आप समझते हैं कि इन लड़कों को भी अगर तैयारी करवाई जाए, अगर 2-4-6 महीने भी मौजूद हैं, बल्कि ज़्यादा हैं अभी वर्ल्ड कप के लिए, तो आप अगर इनको तैयार करें तो ये आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में सपोर्ट कर सकते हैं? मैं नए बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप पेस की बात कर रहे हैं, नए बॉलर्स की बात कर रहे हैं, हम वही शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ़ के साथ नहीं जाना चाह रहे, बट कुछ तो नया करना होगा। तो नया कैसे करेंगे हम? ये कुछ टी20 के बॉलर्स को आप 7-8-10 महीनों के अंदर तैयार कर सकते हैं ओडीआई के लिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपके वो, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें शुएब अख्तर कह रहे थे कि मुझे आप इतने दें बॉलर्स और फिर मैं आपको अपना रिकॉर्ड तोड़ कर दिखाऊंगा। मतलब उनकी पेस इतनी ज्यादा करवा दूंगा, उनकी डाइट प्लान, उनकी पेस, और उस पर काम करूंगा। अब आपके पास ये महीने हैं ना सर, आप ओपन हो गए दुनिया के सामने, आपको पता है कि अब बात यह है कि आप अपनी स्वॉट एनालिसिस करके जाएं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जब आपके सामने क्लियर हैं कि हमारी वीकनेस ये है, तो फिर आप दे दें शुएब अख्तर को टास्क और कहेंगे हमें वर्ल्ड कप में ऐसे बॉलिंग डिपार्टमेंट से हमें कोई गिला ना आए, फास्ट बॉलिंग से। आप दे दें सकलैन मुश्ताक को टास्क, या किसी और को, जो भी आपका अच्छा टॉप स्पिनर, सईद अजमल को दे दें कि हमें स्पिनिंग ट्रैक से हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। बैट्समैन को टास्क दे दें। अब आपके पास पैसा आप फेंकते हैं खुला 1-2 बंदों के ऊपर, आप उसको डिवाइड करके आपके जी टास्क हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हमें गिला हो तो फिर हम आपसे जवाब दें, आप जवाब दें इस चीज के, आप जो कहेंगे बॉलर हम वो रखेंगे। तो बात यह है कि आप टास्क थ्रो करें ना, जो वो कह रहे हैं, आप इतने बड़े लेवल पर आकर कह रहे हैं कि मुझे वसीम अकरम को यूज करें। आप कह रहे हैं वकार यूनुस तो खैर बहुत यूज हो चुके हैं। वसीम अकरम कह रहे थे कि मुझे कभी कहा ही नहीं किसी ने कितने लंबे मुझे आकर हमें कोचिंग दी जाए। तो बात यह है कि वो आकर बैठकर कमेंट्रीज में आकर कहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अब ये 2027 उनकी जिंदगी मतलब कि एक बड़ा वर्ल्ड कप आने जा रहा है, तो वो भी, उनको भी ये चाहिए कि पाकिस्तान के लिए काम करें, और आप उनको बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम आपको ये 5-6 महीने हम आप कैंप लगाएं, जो मर्जी करें, बच्चे आपके पास हैं, ये फास्ट बॉलिंग आपके पास है, ये स्पिनर्स इनके पास हैं, आपने होम टास्क दे दिए, एनसीए को आप यूज करें प्रॉपर, और कैंप्स लगाएं डिफरेंट, ताकि आपके पास बच्चे अच्छे आ सकें। और अली रजा वगैरह ये इनके डाइट पे काम करें, थोड़ा सा इसकी बॉडी होगी और ये और अच्छा हो जाएगा, जिम में काम करें इनके ऊपर, तो ये बहुत अच्छे हो सकते हैं बॉलर। अब इनको आप अगर छोड़ देंगे, अगले पीएसएल टू पीएसएल खेलेंगे, तो अभी तो ये बच्चे हैं और 19-20 साल तक तो ये चलते रहेंगे, लेकिन अब इनको आप हवा में छोड़ देंगे तो फिर तो ये आगे जाकर इनको कोई बताने वाला ही नहीं होगा, तो फिर ये अपनी बॉडीज खराब कर लेंगे, अपना खराब कर लेंगे, और कुछ खाते जाएंगे, ना उनको जिम का पता होगा, ना उनको डाइट का पता होगा। अगर आपने पीएसएल के लिए इनको रखना है फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप इनके साथ लॉन्ग टर्म प्लान है, पाकिस्तान को अच्छा करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पर आप टास्क दें पाकिस्तान के सीनियर्स को, और उनसे फिर बाद में पूछे भी सही। ठीक हो गया सर। एक और चीज़ भी है, वजारत खेल भारत का जो है उसने एक रिलीज़ जारी की है। उस रिलीज़ में उन्होंने ये बात की है कि वो पाकिस्तान के साथ जी कोई भी मैच किसी भी स्पोर्ट्स का वो नहीं खेलना चाहते, और ना वो पाकिस्तान में टीम अपनी भेजेंगे। उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान अगर हमारे साथ खेलना चाह रहा है, तो जो आलमी मुकाबले होते हैं, अब इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर वो भारत में आके खेल सकता है। अच्छा, ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद इंडिया को ये पता नहीं उन्हें होता क्या है, वो खुद से ही एक नहीं होता पागल इंसान, आई एम सो सॉरी कि बट टेलीविजन के ऊपर हम बैठ के ऐसी बातें करें जैसे इंडियन मीडिया कर रहा होता है, क्योंकि वो पागल इंसान जिस तरह बात कर रहे होते अपने आप के साथ ही, नहीं मैं ये नहीं करूँगा भाई। अब यार आपसे पूछा किसने है, आपको कहा किसने है, आपको किसी ने कोई चिट्ठी लिखी है कि हम आके खेलना चाह रहे हैं, या आपको चिट्ठी लिखी है कि भाई आप अपनी टीम हमारे पास भेज दें? खुद से बयान दे दिया भाई कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान में टीम नहीं भेजेंगे। आपको किसी ने बुलाया क्या पाकिस्तान के अंदर? ये इनकी इस मेंटालिटी के ऊपर सर क्या कहेंगे, इंडियंस की इस मखसूस मेंटालिटी के ऊपर क्या बात करेंगे?
हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे भाई, तो कौन खेलना चाह रहे हैं आपके साथ? बात यह है कि उनको ना, इंडियन कोई भी हो ना, खास तौर पे मुस्लिम्स जो हों, तो उनको ना थोड़े अरसे बाद बताना पड़ता है कि हम बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक हैं इंडिया से। थोड़े बात जस्टिफाई करना पड़ता है कि उनको नहीं। जिंदा और रहने के लिए ये बात करना पड़ती है। यस, उनके लिए, बेचारों के लिए सर्वाइवल का मसला है। उनको ऐसी हेडलाइंस चाहिए होती है, और हेडलाइन उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट ही मिलती हैं कि भाई हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे, तो वो एकदम हाइप क्रिएट हो जाती है और आपकी वो बूस्ट हो जाती है। आपका नाम आना, अभी वजारत खेल का मेरे ख्याल में पहले नाम भी किसी को नहीं पता होगा, उसने कहा होगा मैंने मशहूर होना है, उन्होंने कहा, किसी ने कहा होगा तुम पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कर दो कि भाई हम नहीं, तो वो अब उसका नाम चलना शुरू हो गया। इसके अलावा तो और कोई ओपिनियन नहीं है। जहां तक बात है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे इस लेवल पे मोहसिन नकवी से। मोहसिन नकवी तो वन साइडेड डील करते ही नहीं है, और वो जिस तरह का स्टॉन्स उन्होंने रखा हुआ है इंडिया के साथ, आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान जीते ना जीते, लेकिन इस चीज में हम उनसे ऊपर हैं कि टेक्निकली और माइंडसेट के हिसाब से, क्योंकि और हमारा मीडिया भी जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं, एंकर्स लोग तमीज से बात करते हैं, जैसे आपने एक वर्ड यूज किया और आपने सॉरी कहा, वो तो रोजाना ही पता नहीं कितने वर्ड इस्तेमाल करते हैं और इलॉजिकल। और मुझे तो तरस आता है उनकी आवाम पर, जो उनके पास मीडिया ही सिर्फ ये देखने के लिए, खबरें देखने के लिए ये मीडिया है सब कुछ, और ऐसी फजूल बेतुकी खबरें देते हैं। वो तो लाहौर में बंदरगाह भी ले आते हैं। तो बात यह है कि उनसे आप कुछ अच्छी उम्मीद नहीं रखी। उनके लिए सिर्फ उनको जस्टिफाई करना, उनको मुहिब वतन अपने आप को साबित करना, पेट्रियाटिज्म शो करना, उनके लिए हर 2-3 महीने बाद ये दवाई है उनकी कि वो बीजेपी की तरफ से आता है कि आप जस्टिफाई करें कि आप देशभक्त हैं। तो वो देशभक्ति के लिए फिर वो ऐसे बयान दे देते हैं, फिर उनका नाम आ जाता है, नाम भी, फेम भी हो जाता है कि हाँ यार ये तो बड़ा देशभक्त है, पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। तो हमें कोई परवाह नहीं उनसे, वो जो मर्जी करें। हमें अपनी क्रिकेट से, हम अपनी क्रिकेट अच्छी करें, हमारे लिए सिर्फ यही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। अब इस पे ज़्यादा बात और भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है उनका ये बयान इससे ज़्यादा वैसे टाइम के लिए है कि इसको ज़्यादा टाइम दिया जाए। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं सर कि अगले साल जो PSL है वो ज़्यादा अच्छी होगी, 11 की निस्बत 12 ज़्यादा अच्छी होगी, और वेन्यूज़ भी नए रखे जाएंगे। अब थोड़ा सा एनालिसिस आपका मैं चाहूँगा अबाउट PSL 11 कि किस तरह की रही, ओवरव्यूज़ का थोड़ा सा क्या क्या कहेंगे? PSL 11 जो अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसमें एक डिसीजन अच्छा था गवर्नमेंट का कि भाई आप नहीं बुलाएंगे उनको, जो आपके क्राउड है उसको अलाउ नहीं किया। सो बात ये थी कि अगर खुदा न खासा कुछ ऐसा हो जाता तो फिर बदनामी बहुत ज्यादा होती। तो ये एक अच्छी मूव थी, लेकिन मिस तो किया क्राउड को, और लास्ट ऑप्शन दे दी, और एक अच्छा मैच हुआ। पाकिस्तान की कौम मोहब्बत करती है क्रिकेट से, क्रिकेटर से मोहब्बत करती है, और जो IPL छोड़ कर आए क्रिकेटर्स, उन्होंने भी इस टीम, यहाँ की मोहब्बत दी। लविश सिंह रोने लग गया था। तो इतने इतने हमने एक किस्म की ये जीत है हमारी। ऑस्ट्रेलियंस क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो अगर ऑस्ट्रेलियन रोने लग गए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ है, इसके अंदर जान है। ठीक है, तो बात ये है कि हमने बहुत अच्छा खेला, हमारे मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और अच्छी उम्मीदें भी हैं इंशाल्लाह आगे वाले वक्त में। यहाँ पे हम इजीली पेशावर ज़ल्मी के, हम प्रॉब्लम रही है कि पेशावर में अभी तक कोई मैच नहीं खेले, तो इंशाल्लाह हम पेशावर में भी खेलेंगे, और वेन्यूज भी इंट्रोड्यूस होंगे। लाजमी तौर पर जब वेन्यूज इंट्रोड्यूस होंगे, प्लेयर्स आएंगे ग्राउंड में, क्राउड्स आएंगे, तो एक अच्छा मजा आता है। सिर्फ यहाँ पे PSL के अंदर क्राउड्स का एक मसला था, उसके अलावा किसी चीज के अंदर हमने कमी नहीं छोड़ी। लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा सर, वेन्यूज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके पास कौन से वेन्यूज़ हैं जो बिल्कुल रेडी टू प्ले हैं, और हम ये कह सकते हैं कि PSL 12 के अंदर हम इन तमाम वेन्यूज़ के ऊपर मैचेस करा सकते हैं? सर पेशावर है, फैसलाबाद है, ठीक है, फिर इसके अलावा पिंडी में भी इजाफा नहीं हुआ, तो ये 4-5 और वेन्यूज बीच में ऐड हो सकते हैं। आप एक और बल्कि खूबसूरती के लिहाज से आप दूसरी तरफ एबटाबाद की तरफ भी मूव कर सकते हैं उधर, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल का तो नहीं है, लेकिन आप अगर आप खूबसूरती करना चाहें, लेकिन अब इट्स टाइम बहुत कम है, आप इन 5-6 वेन्यूज पे ही करवा लें तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह अगली जो भी PSL होगी इंशाल्लाह बहुत अच्छी उम्मीद है उससे। बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। हसन अली हमारे साथ मौजूद थे जी, बात कर रहे थे आज क्रिकेट से रेलिवेंट खबरों के हवाले से। और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का ढाका टेस्ट मैच जारी है, और ढाका के अंदर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 413 रन्स खड़े किए हैं, और पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। पाकिस्तान को अगर अच्छी मूव करनी है इस मैच के अंदर, पाकिस्तान ने ढाका टेस्ट मैच को अपने नाम करना है, तो आपको यकीनन 525 के लिए जाना होगा पहली इनिंग्स के अंदर, बट दूसरी इनिंग्स में जाके फिर आप उस टोटल को जो बांग्लादेश की सेकंड इनिंग्स में आएगा, फिर उसको चेस करके आप इस मैच को जीत सकते हैं। अब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का विकेट था, ग्रीन टॉप था, उसके ऊपर हमारे जो बॉलर्स हैं वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग शायद नहीं कर सके, एक्सपोज हुए हैं। और पहले दिन की अगर बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर काफ़ी वर्नेबल दिखे हैं,
कुछ ज़्यादा तेज़ बॉल, बड़ी पेस के साथ बॉल नहीं थी, स्विंग थोड़ा मिल रहा था बॉलर्स के, बट उसका शायद फ़ायदा ये पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं उठा सके। अलबत्ता देखना होगा कि पाकिस्तान ढाका टेस्ट में अगले दिनों में किस तरह से परफॉर्म करता है, और फिर सेल टेस्ट के अंदर आप किस तरह से जाते हैं, कौन से मोमेंटम के साथ जाते हैं, जीत के मोमेंटम के साथ या फिर हार के मोमेंटम के साथ। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोकर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।